हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट 12 की, जो कि साइंस का है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मिट्टी को तैयार करने या जुताई करने से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, तो कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है। पहला है, इस प्रक्रिया में मिट्टी को पोला या भुरभुरा बनाया जाता है। दूसरा है, इस प्रक्रिया से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व तो ऊपर आ जाते हैं। तीसरा है, यह प्रक्रिया हल से, कुदाल से या कल्टीवेटर से होती है। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी हम लोग खेत की जुताई करते हैं मिट्टी तैयार करने के लिए, तो इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो मिट्टी है वो भुरभुरा और पोला हो जाए, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर सरफेस पे आ जाए। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो कि असत्य है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से बहु पोषक तत्वीय उर्वरक है। ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें बहु पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा है पोटास, तीसरा है सुपर फॉस्फेट और चौथा है एनपीके। तो देखिए, जो हमारा एनपीके वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एनपीके के मतलब बात करें तो जो एनपीके होता है उसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन और क्या होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों होते हैं, इसलिए जो एनपीके है वो बहु पोषक तत्वीय उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से खरपतवार का समुच्चय चुनिए। ऐसा कौन सा समुच्चय जो खरपतवार का है। पहला है बथुआ, गेहूं और जई। तो देखिए, जो गेहूं होता है वो खरपतवार के अंतर्गत नहीं आता है, ये हमारी खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो तो गलत हो गया। दूसरा है मोथा, साठी और धान। जो धान है वो भी आपकी खाने वाली फसल है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी आपका है वो भी गलत हो जाएगा। सी हमारा है चौलाई, जंगली ज्वार और बथुआ। तो देखिए, सी जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चौलाई और जंगली ज्वार और बथुआ तीनों क्या आते हैं, खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ज्वार, गन्ना, बाजरा। तो यह सब आपके क्या है, फसलें हैं, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरीय कृषि नाम से जाना जाती है। किस नाम से जानी जाती है। तो हम लोग जानते हैं जो उत्तर पूर्व हमारा राज्य है वहाँ जो झूम खेती होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानांतरित खेती। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पूर्वोत्तर में उसको क्या बोलते हैं, झूम बोलते हैं, झूम कृषि। बात करें रोका, देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन है वो झूम खेती का ही प्रकार है, लेकिन उसको अलग अलग राज्य या फिर अलग अलग देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जो रोका है वो कहाँ बोला जाता है, तो वो ब्राजील में बोला जाता है। ब्राजील के लोग जो होते हैं वो झूम खेती को रोका बोलते हैं। लदांग की बात करें तो जो लदांग होता है उसको इंडोनेशिया के जो लोग होते हैं वो झूम खेती को लदांग बोलते हैं। आगे बात करते हैं दीपा की। तो देखिए, जो दीपा होता है वो हमारे एमपी, हमारे भारत में जो मध्य प्रदेश साइड है वहाँ हम लोग दीपा बोलते हैं झूम खेती को। और हमारे देश में जैसे पोंडू हो गया, पोंडू कहाँ बोलते हैं, ये बोलते हैं आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, पोंडू बोलते हैं। देखिए, पूनम कहाँ बोलते हैं, पूनम भी एक झूम खेती को ही बोलते हैं। वो कहाँ बोलते हैं, तो वो बोलते हैं केरल में। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला हमारा ऑप्शन है रेशम कीट पालन। तो जो देखिए, जो रेशम कीट पालन होता है क्या उसे सेरीकल्चर कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसे सेरीकल्चर ही कहते हैं। दूसरा है मत्स्य पालन, क्या मत्स्य पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है जलीय जीव जंतु एवं वनस्पति पालन को सिल्वीकल्चर कहते हैं। तो देखिए, इसमें सस्पेंस है। चौथा हमारा है केचुआ पालन को वर्मी कल्चर बोलते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। तो देखिए, जो सिल्वीकल्चर होता है, अगर उसकी बात करें कि किस चीज़ की खेती को हम लोग सिल्वीकल्चर बोलते हैं, तो अगर हम लोग जंगलों को उगाने की बात करें या फिर हम लोग वनों की बात करें, तो उसको जब उगाने की बात जब होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चिकनी और दोमट मिट्टी जो होती है वो गेहूं से संबंधित है, तो बलुई और दोमट मिट्टी किससे संबंधित होगी। तो देखिए, जो अब हम लोग का 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला ये कि चिकनी और दोमट मिट्टी में जो होता है वो गेहूं पैदा होता है। अब बात करते हैं बलुई और दोमट मिट्टी में कौन सा चीज पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है चना,
बी है कपास, सी है धान और डी है आलू। तो देखिए जो कपास होता है वो आपका जो उगता है वो कहाँ उगता है, बलुई और दोमट मिट्टी में उगता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं जो कपास होता है वो काली मृदा में, काली मृदा को या फिर रेगुर मृदा भी हम लोग बोलते हैं, वहां उगता है। लेकिन हम लोग एक चीज और याद रखेंगे कि जब हमें काली और रेगुर मृदा नहीं दी गई है तो वहां हम लोग टिक करेंगे बलुई और दोमट मिट्टी को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है जानता रेशा प्राप्त होता है। देखिए जानता रेशा मतलब होता है जानवरों से प्राप्त होने वाला रेशा। तो पहला हमारा ऑप्शन है कपास से, दूसरा है जूट से, तीसरा है जानवरों से और चौथा है रसायन से। तो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। जानवरों से जो प्राप्त होने वाला जो रेशा होता है उसको हम लोग जानता रेशा कहते हैं। देखिए यहाँ पे जूट है तो जानता से हम लोग जूट नहीं बोल देंगे, क्योंकि जो जानता होता है उसका मतलब होता है जानवर। जो रेशा, अगर रेशा की बात करें, वैसे मैं बता चुकी हूँ आपको लेकिन फिर से मैं बताती हूँ। जो रेशा होता है उसको दो प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं, एक प्राकृतिक रूप से और एक कृत्रिम रूप से। इसको हम लोग बोल सकते हैं संश्लेषित रूप से, कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से बात करें तो रेशा दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक आपका होता है पौधों से और एक होता है जंतुओं से। पौधों से अगर बात करें तो पौधों में आपका कपास हो गया, जूट हो गया जिसको हम लोग पटसन भी बोलते हैं, जूट हो गया। इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, पौधों से प्राकृतिक रेशा प्राप्त करते हैं। जंतुओं की बात करें तो जैसे आपका क्या हो गया, खरगोश हो गया, रेशम कीट हो गया जिसको हम लोग सिल्क वर्म बोलते हैं, सिल्क प्राप्त करते हैं, रेशम कीट। भेड़ हो गया जिससे हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं, भेड़ हो गया। तो इस प्रकार से कुछ जंतु ऐसे हैं जिनसे हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं। कृत्रिम की बात करें तो देखिए कृत्रिम में कौन कौन से आते हैं, नायलॉन हो गया। कृत्रिम मतलब ये होता है जिसको हम लोग रासायनिक पदार्थों से बनाते हैं, तो नायलॉन हो गया और क्या हो गया आपका एक्रेलिन हो गया, एक्रेलिक हो गया। तो ये सब क्या है, संश्लेषित रेशे का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कपास की बात करते हैं तो ये जो है आपका पौधों से प्राप्त होता है और जूट भी आपका क्या होता है, पौधों से प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है रामपुर, नली, बक्करवाल और पाटनवाड़ी है, ये जो कुछ प्रजातियां दी गई हैं वो किसकी हैं। पहला हमारा है बकरी की नस्लें हैं, दूसरा है भेड़ की नस्लें हैं, तीसरा है कपास की किस्में हैं और चौथा है रेशम का प्रकार है। तो देखिए रामपुरी, नली, बक्करवाल जो होती है ये एक भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किसी बीकर में मृदा एवं जल को मिलाया गया। बीकर को कुछ देर शांत रखने के पश्चात यह देखा गया कि उसमें कुछ परतें बन गई हैं। सबसे निचली परत में क्या पाया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक बीकर लिया, उसमें हम लोगों ने पानी और मिट्टी के घोल को कुछ देर तक मिलाकर इसको स्थायी रूप से छोड़ दिया। अब बोल रहा है कि सबसे निचली परत में, मतलब यहाँ पे क्या पाया जाएगा, सबसे निचली परत के बारे में बोल रहा है कि क्या पाया जाएगा। तो देखिए बात करते हैं, क्या बालू पाया जाएगा या फिर मृतिका पाई जाएगी, बजरी पाई जाएगी या फिर ह्यूमस पाया जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि सबसे नीचे है तो देखिए सबसे नीचे क्या पाई जाएगी, बजरी पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर हम लोग बात करें नीचे से ऊपर की तरफ तो पहले आता है बजरी, बजरी आता है, उसके बाद क्या आता है, बालू आता है, क्योंकि जो बालू होता है उसके कण का आकार जो होता है वो बजरी से छोटा होता है। उसके बाद आपकी आती है मृत्तिका, फिर आपका आता है जल, क्योंकि जल भी तो है, और फिर आपका आता है ह्यूमस। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, ह्यूमस को पहले लिख देंगे और जल को बाद में लिख देंगे। तो हम याद रखेंगे जो ह्यूमस होता है वो आपके पेड़ पौधों के जो मटेरियल्स होते हैं, सड़े गले मटेरियल्स होते हैं, उनसे बनते हैं, तो वो जल से हल्का होता है, इसलिए जल के ऊपर उसको हम लोग रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका हम लोग सीक्वेंस याद रख लेंगे। सबसे बड़ा बजरी होता है और सबसे जो वो होता है महीन होता है वो ह्यूमस होता है, महीन या हल्का भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रबी की फसलों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रबी की फसलों के विषय में बात किया गया है। तो पहला है ये अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है यह फसलें मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है चना, कपास, गेहूं, मक्का आदि रबी की फसलें हैं, और पूछा गया इनमें से कौन सा असत्य है। तो हम लोगों ने दो देखा कि दोनों बिल्कुल सत्य हैं। असत्य के बारे में पूछा गया है तो चना, कपास, गेहूं और मक्का क्या रबी की फसलें हैं। तो देखिए रबी की फसलें में कौन कौन आएगा, चना आपका आएगा और गेहूं आपका रबी की फसलों में आएगा। लेकिन जो कपास और जो मक्का है वो कहाँ आएगा, वो आएगा आपका खरीफ की फसलों के अंतर्गत। खरीफ की फसलें ये दोनों है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए जो फसलें होती हैं, फसलें जो होती हैं वो मौसम के हिसाब से 3 भागों में बांटी जाती हैं। पहला कौन सा होता है, खरीफ होता है,
दूसरा होता है रबी की फसल और तीसरा होता है जायद की फसल। खरीफ की फसल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कपास होता है और मक्का होता है। उसके बाद क्या होता है, धान होता है, धान, गन्ना होता है। देखिए ये सब वही फसलें होंगी जो जिनको अधिक पानी चाहिए हो। तो धान को भी अधिक पानी चाहिए, गन्ना को भी, जूट को भी अधिक पानी चाहिए, मूंगफली होती है इसी टाइम। तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे, कुछ एग्जाम्पल जरूरी है आपको याद रखना। रबी की फसल की बात करें तो हमने पढ़ा है गेहूं और चना के बारे में, और आगे देख लेते हैं आलू जो है वो रबी की फसल है, और क्या है, सरसों है। इनको पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। मटर हो गया, जौ हो गया, मटर, जौ, ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं। जायद की फसलों की बात करें तो जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब क्या आते हैं, जायद की फसलों में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहां की मृदा काली है। मृदा कैसी है, काली है। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है, जलवायु भी क्या है, उष्ण है, और आप अपने खेत में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। तो देखिए जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो रेशे के प्रकार ही हैं। जैसे नारियल जो है वो पौधों से प्राप्त होता है, रेयान जो है वो संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आता है, जूट भी आपका रेशा देता है और कपास भी रेशा देता है। तो बोल रहा है कि मृदा काली है और जलवायु उष्ण है, इसका मतलब कपास की खेती हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि कपास की खेती के लिए हमें उष्ण जलवायु और काली मृदा की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यदि हम किसी 3/4 जल में भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और उसे फिर किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात परीक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा गया, और सीटेट में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, खूब बड़ा से स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे किसके बारे में बता रहा है। तो यही चीज पहले हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। एक बीकर है, इसमें मिट्टी जो कि बगीचे से लाया गया है और जल के मिश्रण को कुछ देर तक हिला के छोड़ दिया गया है, और पूछ रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ इसका क्रम क्या होगा। तो क्या नीचे सबसे पहले बजरी होगी, ये बात हमने पढ़ा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है कि मृत्तिका, फिर बोल रहा है ह्यूमस, फिर बोल रहा है जल। तो हमने पहले ये बताया था कि पहले जल आएगा उसके बाद ह्यूमस आता है, क्योंकि ह्यूमस जो होता है वो जल से हल्का होता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है बालू फिर बजरी, तो ये तो सिक्वेंस उल्टा हो गया। पहले हम लोगों ने पढ़ा था पहले बजरी रहती है उसके बाद बालू रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी भी गलत हो गया। तीसरा है मृत्तिका, तो सबसे पहले मृत्तिका तो नीचे आएगी नहीं, इसलिए सी भी गलत हो गया। डी हमारा सही है, क्योंकि पहले बजरी आती है, फिर बालू आता है, फिर मृत्तिका, फिर जल, फिर ह्यूमस आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। देखिए गेहूं और चने की बात की गई है कि कैसे मृदा होनी चाहिए। तो पहला हमारा है कि दोमट और बलुई, दूसरा है मृमण्ड, तीसरा है बलुई और मृमण्ड, चौथा है मृमण्ड और दोमट। तो देखिए जो आपका गेहूं अगर पैदा करना है तो आपकी जो मृदा होनी चाहिए वो मृमण्ड और दोमट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। अब देखिए फिर से बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया गया और 14 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, शुष्क परिस्थितियों में बीज का अंकुरण नहीं होता है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या हमें देखना है। नीचे दिया गया है ये कथन में से कौन से हैं जो फसलों की सिंचाई की पुष्टि करते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सिंचाई के बारे में सही है। तो पहला ये है, शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब परिस्थितियां शुष्क होती हैं तो बीजों का अंकुरण नहीं होता है। दूसरा है, पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में ही होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि पोषक तत्व जो होते हैं उनका जो स्थानांतरण होता है वह घुली हुई अवस्था में ही होता है। इसका मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। तीसरा है कि विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है। तो देखिए मृदा के गठन में सुधार होने के लिए उसको जल से कोई मतलब नहीं है कि हम लोग विभिन्न अंतरालों पे जल उसको देंगे तो मृदा के गठन में सुधार होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, फसलों में सुधार होता है। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की, फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा सररंध्र बनती है। मतलब मृदा में जो होते हैं कई सारे पोर उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब छेद छिद्र हो जाते हैं।
जिसके कारण गैसों का विनिमय आदान प्रदान सरल हो जाता है। तो हम लोगों ने इसके पहले में क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो मृदा होती है वो जुताई करने से सरल होती है। जुताई हम लोग करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, तब जाके वो पोली बनती है। हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि जल से सिंचाई करते हैं, हम लोगों ने जुताई के बारे में पढ़ा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। अगला है जल फसलों को पाले, शीत और गर्म वायु दोनों से रक्षा करता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। जो जल होता है वो फसलों की ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु दोनों से रक्षा करता है। तो इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट होगा पहला, दूसरा और पांचवा तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। ऐसी कौन सी फसलें हैं जो खरीफ में पैदा होती हैं? तो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया है कौन कौन सी फसलें खरीफ की हैं, कौन सी रबी की और कौन सी जायद की हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है कपास, धान, मटर और अलसी। तो देखिए कपास, धान तो ठीक है खरीफ की फसलें हैं, लेकिन मटर और अलसी जो है वो रबी की फसलें हैं। तो इसलिए जो पहला हमारा स्टेटमेंट होगा वो तो गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा है धान, मक्का, कपास और सोयाबीन। तो धान भी सही है आपका, और जो खरीफ की फसलों की अगर हम लोग बात करें तो मक्का भी सही है, कपास भी बो जाती है और सोयाबीन भी। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, जो चना है वो रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, जो गेहूं है वो भी रबी की फसल है। इसमें जो मूंगफली है वो खरीफ की फसल है। आगे बात करते हैं मक्का, धान, अलसी और सोयाबीन। तो देखिए मक्का भी आपकी रबी की फसल है, धान भी आपकी रबी की फसल है और एक खरीफ की फसल है। ये दोनों खरीफ की फसल है, मक्का और धान। अलसी जो है वो आपकी रबी की फसल है और सोयाबीन जो आपकी खरीफ की फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। खरपतवार के बारे में पूछा गया है और पूछा गया इनमें से सही कथन कौन सा है। तो देख लेते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि ये फसली पौधों को आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। तो देखिए कभी भी खरपतवार फसलों की आरोग्य वृद्धि में सहायता नहीं करते, इसलिए हमारा स्टेटमेंट नंबर पहला ही गलत हो गया। तो जहां पहला रहेगा वो ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। आगे है कि ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। मान लेते हैं ये हमारी मुख्य फसल है और इसके साथ कोई खरपतवार उगा हुआ है। खरपतवार को हम लोग दूसरे कलर से बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई खरपतवार बना हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग फसल की कटाई करते हैं तो ये जो खरपतवार होते हैं उनकी कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हमारा जो दूसरा है वो तो बिल्कुल सही है। अगला हमारा है ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं, पादपों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। कंपटीशन होता है हर चीज के लिए, तो ये पादपों की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही हो गया। अगला है यह फसली पादपों से जल, स्थान, पोषकों तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब भी हम लोग इस फसल को कोई भी जल देते हैं, कोई भी पोषक तत्व देते हैं, तो ये इन जो आपके खरपतवार है उनके ऊपर भी पड़ता है। इसलिए क्या होता है, ये इनको भी ग्रोथ होती है। तो ये क्या करते हैं, कंपटीशन हो जाता है मेन फसल से, इन खरपतवारों की कंपटीशन हो जाती है जल के लिए, स्थान के लिए और पोषक तत्वों के लिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। इस प्रकार से हमारा 2, 3 और 4 सही है। तो हमारा जो आपका बी है वो सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व है। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो कि उर्वरकों में उपलब्ध होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन। तो देखिए हम लोगों ने एनपीके के बारे में पढ़ा था, एनपीके, और मैंने इसका आपको हिंदी भी लिख के बताया था। आगे देख लेते हैं नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। तो ये होता नहीं है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन ये भी नहीं होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनपीके। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? ऐसा कौन सा है जो एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? हम लोगों ने रेशे को कैटेगराइज किया हो गया है और हम लोग देखेंगे कौन सा इसमें से प्राकृतिक रेशा नहीं है। पहला है कॉटन। तो देखिए कॉटन क्या होता है, प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आता है। दूसरा है सिल्क। तो सिल्क भी क्योंकि ये रेशम के कीट से प्राप्त होता है, ये भी क्या होता है, प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आता है। एक्रेलिन की बात करें तो जो एक्रेलिक होता है वो क्या है, सिंथेटिक है या फिर कृत्रिम रेशा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कृत्रिम रेशा। तो ये प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत नहीं आता है। जूट की बात करें तो जूट भी जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, रेशम पालन क्या कहलाता है। जब भी हम लोग रेशम का पालन करते हैं तो वो क्या कहलाता है। क्या वो उसे हम लोग एपी कल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर कहते हैं। तो देखिए जो रेशम पालन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरी कल्चर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब एपी कल्चर किससे कहते हैं, अगर हम लोग मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एपी कल्चर। पीसी कल्चर की बात करें तो अगर हम लोग मछली की पालन कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर हम लोग कृषि कर रहे हैं, फसल को उगा रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। जो कपास से जो हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं वो कपास के किस भाग से प्राप्त करते हैं। तो पहला हमारा है कि आंतरिक फल भित्ति से, दूसरा है बाह्य दलपुंज से, तीसरा है बीज चोल से, और चौथा है फल भित्ति से। तो देखिए जब भी हम लोग कपास के रेशे प्राप्त करते हैं वो बीज चोल से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब ये तो हो गई कपास के बारे में। अगर हम लोग जूट की बात करें तो जो जूट होता है वो भी हमारा हमें क्या करता है, रेशा प्रदान करता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें तना से प्राप्त होता है। और कब प्राप्त होता है, जब ये जूट का जब जो प्लांट होता है जब वो पुष्पन अवस्था में होता है, मतलब जब उसमें फूल खिलने वाली अवस्था होती है, उस समय हम लोग इसको काटते हैं और उसके तने को हम लोग क्या करते हैं, पानी में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद उसके तने से हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। अब ये भी पूछ दिया, अच्छा क्वेश्चन ये है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो रेशम कीट की किस अवस्था में हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। पहला है अंडा अवस्था में, दूसरा है प्यूपा अवस्था में, तीसरा है वयस्क अवस्था में, या फिर चौथा है लार्वा अवस्था में। अब देखिए जिसको इसका आंसर पता होगा उसके लिए तो काफी इजी है, लेकिन क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है जिनको इसका आंसर नहीं पता है। तो इसका जो आंसर नंबर बी है वो सही जाएगा। जो प्यूपा अवस्था होती है उस समय जो रेशम के कीट होते हैं उससे हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा रेशा जो प्राकृतिक है। पहला हमारा है कपास, दूसरा है ऊन, तीसरा है सिल्क, और चौथा है ये सभी। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी हमारा है वो सभी सही हो जाएगा। जितने भी इसमें रेशे दिए गए हैं वो प्राकृतिक रेशे हैं, क्योंकि प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे आते हैं और दूसरे आते हैं जो पौधे से प्राप्त होते हैं। अगर बात करें जंतु की तो हम लोग जो सिल्क प्राप्त करते हैं वो जंतु से प्राप्त करते हैं। हम लोग लिख देते हैं सिल्क जो होता है वो जंतु रेशा कहलाता है, और पौधे से कपास प्राप्त करते हैं। और ऊन की बात करें तो वो भी क्या होती है, जंतु से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। ऐसी कौन सी फसल है जो मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। पहला है गेहूं, दूसरा है चना, तीसरा है आलू, और चौथा है मक्का। तो देखिए जो चना है, जो मटर कुल की फैमिली के जो लोग होते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, दालें वाली जो फसलें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब ये नाइट्रोजन युक्त बनाती कैसे हैं, तो देखिए जो चना वगैरह होते हैं उनके जो गांठ होती है, जो जड़ें उनकी होती है, उनके जड़ों में कुछ गांठ बने होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, राइजोबियम। अब देखिए इसका भी नाम क्या करता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि किस वजह से होता है, तो हम लोग बोलेंगे जो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन जो है उसको क्या करता है, कैप्चर करता है और फिक्स करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, चावल और गेहूं को नामित किया जाता है। चावल और गेहूं को कैसे बोला जाता है। पहला है दालों के रूप में, दूसरा है अनाजों के रूप में, तीसरा है सब्जियों के रूप में, और चौथा है फलों के रूप में। तो क्वेश्चन काफी इजी है। चावल और गेहूं को हम लोग अनाजों के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, जल जनित रोग क्या है। ऐसा कौन सा रोग है जो जल जनित है। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है टिटेनस, तीसरा है हेपेटाइटिस, और चौथा है मलेरिया। तो देखिए जो हेपेटाइटिस है वो क्या होता है, जल के कारण होता है। प्रदूषित जल जो होता है वो हमें हेपेटाइटिस कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।